Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग में ऐसे गरीब बच्चों की कहानी है जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस के कारण दयनीय अवस्था में रहने को मजबूर हैं, जिनमें वे उनके बचपन के वो खुशनुमा क्षण जिन्हें एंजॉय करते हुए उन्हें आगे बढ़ना था, उनसे वे रोजी रोटी के चक्कर में वंचित रह जाते हैं। लेखिका ने लॉस्ट स्प्रिंग की तुलना इन बच्चों के खोए हुए बचपन से की है, क्योंकि जिस तरह स्प्रिंग फूलों के खिलने का मौसम होता है, चारों ओर हरियाली और खूबसूरती होती है, वैसे ही बचपन बच्चों के फलने फूलने का समय होता है, जो इनके जीवन में नई आशाएं, उमंग और जीवन में आगे बढ़ने की रास्तों को लेकर आता है, जिनसे ये बच्चे वंचित रह गए हैं। अब अगर इस स्टोरी के किरदारों की बात करें तो इस स्टोरी के दो मुख्य कैरेक्टर हैं। पहला है साहिब आलम उर्फ साहेब, जो एक रैग पिकर है, यानी कचरा बीनने वाला बच्चा है, जिसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो गरीबी के दुष्चक्रों में फंसा हुआ है। दूसरा है मुकेश, जो फिरोज़ाबाद के एक चूड़ी निर्माता का बेटा है और ये महाजनों, बिचौलियों, पुलिस वालों और राजनीतिज्ञों के दुष्चक्र में पीढ़ियों से फंसा है, लेकिन उसमें इतना साहस है कि वह इस पैतृक धंधे को छोड़कर मोटर मैकेनिक बनने की अपनी इच्छा पूरा करना चाह रहा है। चलिए स्टोरी शुरू करने के पहले इसकी लेखिका के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एनिस जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग इस कहानी की लेखिका हैं। इनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था, पर इनका बचपन और शैशवावस्था हैदराबाद में बीता था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाकी की एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। सौभाग्य से इनके माता पिता दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, और इन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत बतौर राइटर इंडिया में ही किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। राइटर होने के साथ साथ ये एडिटर भी थीं और भारत और विदेश दोनों जगहों के कई बड़े बड़े अखबारों में कॉलम भी लिखती थीं। एंड हैज़ बीन ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इतना ही नहीं, उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। द फॉलोइंग एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्ड्रेन। तो ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये उनकी लिखी एक बुक जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई हैं। यानी कि ये स्टोरी इस शीर्षक वाली बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन which condemn these children to a life of exploitation। इस स्टोरी में लेखिका विश्लेषण कर रही हैं गरीबी और ट्रेडिशन का, जो बच्चों को ऐसे शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। Sometimes I find a rupee in the garbage। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये दो हिस्सों में है। दोनों हिस्से अलग अलग पात्र को अपने अपने व्यूज़ के साथ जीवन जीने की निर्णायक क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसका जो पहला पार्ट है, इस पार्ट का जो हेडिंग है वो है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज। तो इस पहले पार्ट का जो है हेडिंग वो ये है। तो इसमें जो कहानी के इस हिस्से में एक लड़का है, ये बोल रहा है कि कभी कभी मुझे गार्बेज से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood।
जो लड़का है उसका नाम साहेब है। लेखिका हर सुबह उसके पड़ोस में कचरे में से गोल्ड बीनते हुए साहेब को देखती है। गोल्ड का यहाँ मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके लिए प्रेसियस है, यानी कि काम की चीज़ है, जिसे वो कबाड़ वाले को दे करके वो पैसा पा सके। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, तुम कचरा क्यों बीनते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब अपना घर बहुत पहले छोड़ करके यहाँ आ गया था। घर छोड़ के आया था मतलब वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो कहीं और का रहने वाला था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। तो कहाँ का रहने वाला था? वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हरे भरे मैदानों और खेतों से आया था। इस बात को तो इतना समय बीत गया है कि उसके याद में दूर दूर तक अपने घर की कोई स्मृति नहीं है। उसे तो ये भी नहीं याद है कि उसका घर कहाँ था और कैसा था। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो उसकी माँ बताती थी उसे कि इतनी बार तूफ़ान आया और इस तूफ़ान में उसके घर, खेत और मैदान सब बह गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। That is why they left looking for gold in the big city here he now lives. तो इसी वजह से अपने पेट भरने के लिए उन्होंने अपना घर जो ढाका में था उसे छोड़ दिया और इस बड़े शहर में यानी कि दिल्ली में आकर बस गए। और यही हमारा जो साहेब है, हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, वो कचरा बीनने के साथ कचरा बीनता है और उसमें से अपने काम की चीज़ को निकालने की कोशिश करता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो दूसरी तरफ देखते हुए वो धीरे से बोलता है कि कचरे में से सामान ना बीनूं तो क्या करूं, मेरे पास करने को और कुछ दूसरा है भी तो नहीं। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must be. अचानक लेखिका बिना कुछ सोचे समझे रो में बोल देती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। और फिर वो तुरंत रियलाइज़ करती है कि मैंने भी इस बच्चे को कहाँ कौन सा अहमकाना सवाल कर दिया जो इसके लिए कुछ महत्व ही नहीं रखता है। देयर इज़ नो स्कूल माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट आई विल गो। तो उसकी बात सुन करके, लेखिका की बात सुन करके साहेब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, जब स्कूल बनेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तब लेखिका बड़े ही लाइटली मजाक के अंदाज में पूछती है कि अगर मैं अपना स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। इस पर साहब खुश होकर के हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन जैसे ही वो मुझे देखता है वो दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और आकर के मुझसे पूछता है, नहीं लेखिका से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। उसकी बात सुन कर के मुझे लगा कि इसने तो मेरी बात को, मजाक में कही गई बात को सीरियसली ले लिया। इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड। तो लेखिका अपने इस स्टूपिड से प्रॉमिस पर बिल्कुल झेंप जाती है और बात बनाते हुए कहती हैं कि एक स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड। अपनी बात पर अफसोस करते हुए लेखिका कहती हैं कि इस तरह मेरे जैसे प्रॉमिस कई लोगों से उससे मिलते हैं। जो उसकी अंधेरी दुनिया है उसी में वो जीते हैं, लेकिन उनका ये प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं हो पाता है।
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो उससे जान पहचान के कई महीने गुजर गए थे, तो एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंस्ड, तो उसने बताया कि उसका नाम साहिबे आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन, तो उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसके इस नाम साहिबे आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही नोज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और अगर उसे ये पता चल जाता कि उसके नाम का क्या मतलब है, साहिबे आलम मतलब पूरे जहान का मालिक, तो उसे शायद ही विश्वास होता। विश्वास वो बिल्कुल कर ही नहीं पाता। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. तो अपने नाम के मतलब से अनजान वह सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। उसके दोस्तों का झुंड नंगे पैर सुबह चिड़ियों की तरह निकलते हैं और दोपहर होते होते सब इधर उधर गायब हो जाते हैं। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। लेखिका कहती हैं कि ओवर द मंथ्स, एक महीना बीतते मैं उनमें से सबको, लगभग सबको मैं पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। एक दिन लेखिका ने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। तो उसने सामान्य रूप में बताया कि उसकी मम्मी ने उसकी चप्पल ऊपर रख दिया है और वो शेल्फ से उतार करके देती ही नहीं है, इसलिए। इवन इफ शी विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो एक दूसरे ने जो कि एक बेजोड़ सा जूता पहना था, उसने बोला अगर इसकी मम्मी चप्पल देंगी भी तो इसे पहनेगा नहीं, फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब लेखिका ने उसके बेजोड़ से जूते के बारे में कुछ बोलती है तो वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इधर उधर देखते हुए अपना पैर हिलाता रहता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. पर तभी एक तीसरा लड़का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी जूता नहीं पहना था, उसने कहा मुझे पहनने के लिए जूता चाहिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अपनी लाइफ में जूता ज़रूर पहनूं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द सिटीज़, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़, द विलेज रोड्स। तो लेखिका कहती हैं कि यात्रा करते समय कई जगहों पर घूमते हुए मैंने बच्चों को शहर और गांव की सड़कों पर नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ एन एक्सप्लेनेशन। सिर्फ पैसे की कमी या जूता न होना ही इनके नंगे पैर घूमने का कारण नहीं है, बल्कि ये उनके परिवार या यूँ कह ले कि समाज का ट्रेडिशन है कि ये नंगे पैर रहते हैं। इसका खुलासा भी आगे है। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पर इस संबंध में लेखिका का अपना विचार ये है कि चप्पल ना पहनने के कारण पर ये तो दिया गया सिर्फ एक बहाना है। सच तो ये है कि गरीबी के कारण ये चप्पल ले नहीं पाते थे, जो आगे चलकर नंगे पैर रहने की परंपरा बन गई और ये लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडिपी वंस टोल्ड मी। तभी लेखिका कहती हैं उडुपी के एक व्यक्ति की एक कहानी उन्हें याद आ रही है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। तो कहानी ये है कि वो व्यक्ति जब छोटा था, बच्चा था, तब मंदिर के पीछे बने एक स्कूल में जाता था। इसी मंदिर में उसके पिताजी
पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो वो व्यक्ति जो उस समय बच्चा था, वो मंदिर के पास थोड़ी देर रुकता और भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. तो इस घटना के 30 साल बाद लेखिका खुद उडुपी जाती हैं और मंदिर भी जाती हैं। उसे वो गांव अब काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था, बिल्कुल सूनापन सा लग रहा था वहाँ। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो मंदिर के पीछे के खाली जगह में लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थीं और यहाँ उस मंदिर का नया पुजारी रहता था, यानी कि ये उसका घर था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म बियरिंग शॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग। तभी लेखिका देखती हैं कि एक लड़का जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में था, जूते मोजे पहने था, हाँफता हुआ आता है और अपना बैग जो है वो फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो 30 साल बाद वहाँ पहुँची लेखिका ये सब देख रही है। उस बच्चे को देखकर लेखिका को एक और बच्चे की याद आ जाती है, एक दूसरे बच्चे की याद आ जाती है कि उसने भगवान से, देवी से एक जोड़ी जूते देने की प्रार्थना की थी और जब उसे वो जूता मिल गया था तब उसने एक और प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरा जूता कभी भी ना खोए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। लेखिका कहती हैं कि ऐसा लगता है कि देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। आज उस जैसे बच्चे जो कि वहाँ के पुजारियों के हैं, वे सभी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले ऐसे कचरा बीनने वाले कई बच्चे हैं जिनके पास आज भी जूते नहीं हैं, ऐसा लेखिका बताती हैं। तो अभी तक ये बताया गया है कि उडुपी में जो सामान्यतः दूसरे बच्चे हैं, चाहे वो पुजारियों के ही बच्चे क्यों ना हों, उनके पास जूते थे, पर कचरा बीनने वाले इन रैग पिकर्स के बच्चों, जो रैग पिकर्स थे उनके जो बच्चे थे, उनके पास अभी भी जूते नहीं थे। माई एक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग pickers led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो इन कचरा बीनने वाले बच्चों से जान पहचान के कारण मुझे सीमापुरी जाने का मौका मिला। सीमापुरी दिल्ली के किनारे बसी हुई एक जगह है, हालांकि ये दिल्ली से काफ़ी दूर है, मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। और वे लोग जो यहाँ रहते हैं उन्हें स्क्वैटर्स कहते हैं। स्क्वैटर्स क्या होते हैं कि ऐसे लोग जो कि कहीं पर आ जाते हैं और खाली ज़मीन पर अवैध रूप से वहाँ रहने लगते हैं, तो ये किसी जगह पर अनाधिकृत रूप से रहते हैं। तो ये जो स्क्वैटर्स थे, ये जिसमें हमारे साहब की फैमिली भी थी, इनके पास वहाँ के रहने का और जिस ज़मीन पर ये रहते थे उस ज़मीन के अधिपत्य का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। और ये स्क्वैटर्स 1971 में बांग्लादेश से आए थे। तो आपको मालूम होगा बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में था और 1971 के युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। देन
साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब की फैमिली भी इनमें से एक थी। जब बहुत से लोग इधर आए, इंडिया की तरफ आए, तो वो भी अपने परिवार के साथ आ गया। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो सीमापुरी उस समय एक वाइल्डर लैंड यानी कि एक वेस्ट लैंड था। जब साहेब का परिवार यहाँ आया तब भी सीमापुरी एक वेस्ट लैंड था, और अब भी वेस्ट लैंड है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो खाली नहीं है और काफ़ी स्क्वैटर्स वहाँ पर रहने लगे हैं। एन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टॉर्पलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स। तो मिट्टी के बने कच्चे घरों में, जहाँ टिन या तिरपाल की बनी छत होती थी, जहाँ न पानी और ड्रेनेज की व्यवस्था है, न लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, वहाँ ये कचरा बीनने वाले 10,000 के लगभग परिवार रहते हैं। They had been here for more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card that get their name on voter list and enable them by grant. तो ये यहाँ पर पिछले 30 सालों से बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं, पर इतना ज़रूर है कि उनके पास राशन कार्ड है और इसी कारण इनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया है, और इसी राशन कार्ड से इन्हें खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। इनके लिए तो अपनी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है पेट भरने के लिए भोजन। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट aching stomach, we should rather live there than in the field that gave me no gain, say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. तो कुछ महिलाएं जो फटी साड़ी पहने हैं, उनका कहना है कि अगर हम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पा रहे हैं, रात को भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वहाँ जहाँ हमें भूखे सोना पड़े। तो ये जवाब लेखिका को तब मिला जब उसने महिलाओं से पूछा, तो उन्होंने कि वो अपने हरे भरे खेत और मैदान छोड़ करके यहाँ पर क्यों आ गए हैं। Say a group of women in tattered sari why they left their beautiful land of green field and rivers। तो लेखिका ने जब उनसे ऐसा पूछा था। Wherever they find food they pitch their tent and become transit home। जहाँ कहीं भी इन्हें खाना मिलता, ये अपना टेंट यानी कि खेमा वहीं लगा देते और वही उनका अस्थायी घर बन जाता। Children grow up in them, become partners in survival। इन्हीं अस्थायी घरों में ये बच्चे बड़े होते और अपनी सर्वाइवल के, अपने अस्तित्व के संघर्ष का एक हिस्सा बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में अपने आप को जिंदा रखना है तो पेट भरने के लिए कचरा बीनना ही होगा और कोई चारा नहीं था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। और ये लोग इतने सालों से ये काम कर रहे हैं कि अब वे इस काम में बिल्कुल ट्रेंड हो गए हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, a roof over their head, even if it is a leaking roof, but even if it is a leaking roof। तो ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इनके लिए गार्बेज एक सोने की तरह है, काफ़ी कीमती, इस सेंस में कि जब ये कचरा बीनते हैं तो इनमें से इनको काफ़ी सामान मिल जाता है जो इनके काम की चीज़ें होती हैं।
इसे वो ले जा कर के कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जिससे इनको रुपए पैसे मिल जाते हैं और इन्हीं चीज़ों से इनका खाना पीना और रहना चलता है। तो इस तरह से यही इनके रोज़ के खाने का जरिया है, यही उनके सरों पर छत मुहैया कराता है। भले ही उस छत से पानी टपकता है, पर फिर भी इस कचरे के बदौलत उन्हें खाना और छत तो मिल ही जाता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन देखा जाए तो बच्चों के लिए कचरा इन सब चीज़ों से बढ़कर है। आई समटाइम फाइंड ए रुपी, इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज, हिज आइज लाइटनिंग अप। तो साहेब बताता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी कचरे में मिल जाता है। ये सब बताते हुए उसकी आंखें चमकने लगती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, but there is a hope of finding more. लेखिका कहती हैं कि जब आपको कूड़े के ढेर से चांदी का एक सिक्का मिल जाए तो आप कचरे से कुछ ढूंढना बंद नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा उत्साह से ढूंढने लगते हैं, क्योंकि और कुछ ज़्यादा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it meant to their parents. ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है और बच्चों के लिए कुछ और ही है। For the children, it is a wrapped in wonder. For elders, it is a means of survival. बड़ों के लिए तो ये जीवन यापन का एक जरिया है, जबकि बच्चों के लिए तो ये एक रहस्य से भरी दुनिया है। One morning I see Sahab standing by the fence gate of neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक ठंड की सुबह थी। लेखिका ने साहेब को पड़ोस के क्लब के फेंस की हुई गेट के पास देखा। वो उन 2 नौजवानों को देख रहा था जो सफ़ेद ड्रेस पहने थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक दिस, आई हम कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस के बाहर खड़े साहब ने बुदबुदाते हुए संतुष्ट शब्दों में कहा कि मुझे ये गेम काफ़ी पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। और वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि जब यहाँ कोई भी नहीं होता है तो हम क्लब के अंदर जाते हैं। द गेट कीपर लेट मी अलाउ टू स्विंग। इतना ही नहीं, गेट कीपर हमें झूला भी झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब उस समय अपने पैरों में टेनिस का जूता पहने हैं, जो उसके हाफ पैंट और बेरंग सी कमीज के मैच में अजीब सा लग रहा है। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए उसने बताया कि किसी ने उसे ये जूते दिए हैं। The fact that they are discarded shoe of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in them doesn't bother him. स्पष्ट था कि ये किसी अमीर लड़के का जूता था जो अब इसे पहनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें से एक जूते में छेद था। पर इससे साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. क्योंकि एक ऐसा लड़का जो नंगे पैर रहता है, उसे एक ऐसा जूता मिलना, भले ही उसमें एक छेद ही क्यों ना हो, एक सपने के सच होने जैसा था। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन ये भी सच था कि टेनिस नाम के इस खेल को, जिसे वो इतनी उत्सुकतापूर्वक देख रहा था, वो उसके पहुंच के बाहर है। This morning Sahab is on his way to the milk booth. आज सुबह साहेब दूध लाने के लिए मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कंटेनर। लेखिका ने देखा कि उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर है, बहुत ही
बड़ा सा और बहुत ही भारी सा। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. वो अपने हाथ से दूर एक दुकान की ओर इशारा करते हुए बताता है कि अब मैं चाय की एक दुकान में काम करता हूँ। I am paid 800 rupees and all my meals. और आगे बताता है कि इसके लिए मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी। Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. तब लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है? लेखिका के इतना पूछते ही उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव चला गया और वह टेंशन में आ जाता है। The steel container seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. मैंने देखा कि उसने जो स्टील का कंटेनर उठा रखा है ये उस प्लास्टिक बैग से काफ़ी भारी है जो वो कचरा बीनते समय बड़े हल्के फुल्के ढंग से अपने कंधे पर रखे होता था। The bag was his. The container belongs to the man who owned the tea shop. पर फ़र्क यहाँ ये भी था कि वो प्लास्टिक बैग उसका अपना होता था और अभी जो स्टील का जो कंटेनर उसने ले रखा है वो उसका अपना नहीं बल्कि उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है, जिसने उसे नौकर रखा हुआ है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो इस तरह साहेब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा, अब वो स्वच्छंद नहीं था, अब वो किसी का नौकर यानी कि गुलाम हो चुका था और शायद इसी वजह से अपनी आज़ादी छिन जाने के कारण वो खुश नहीं था। तो ये है इस स्टोरी का पार्ट 1, जिसमें एक कचरा बीनने वाले गरीब बच्चे की कहानी है जो कचरा बीनना छोड़ करके किसी दुकान पर नौकर हो जाता है। पैसा और खाना तो समय से मिल रहा था पर वो खुश नहीं था क्योंकि उसकी आज़ादी चली गई थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी। अगले वीडियो में इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है, उसे भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा।